नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिंतन परेख, आपका दोस्त और आपका होस्ट। और मैं आया हूं मध्य प्रदेश के इंदौर के पास धार जिले में कंपनी सावलिया फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। तो इस कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट बनाती है, आपने इंस्टेंट नूडल्स खाए होंगे, आपने कप्पा नूडल्स खाए होंगे, इंस्टेंट सूप पिए होंगे। उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स रहती है, जैसे कैरेट्स हो गए, कैबेज, वो सब ये वाली कंपनी बनाती है। तो चलिए हम उनके प्रमोटर राघव जी और प्रिया सोमानी जी से मिलते हैं। राघव जी कैसे हैं सर? बस एकदम ठीक सर। वेलकम सर। थैंक यू। तो राघव जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर। माय नेम इज़ राघव सोमानी। मैं नेटिव इंदौर से हूँ और सावलिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। एंड शी इज़ माय वाइफ प्रिया सोमानी एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ सावलिया फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो सर आपने थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आपने कब शुरुआत की, यहाँ पे कब आए आप? We started this in 2014. Actually, I did my engineering from Bangalore, RV College of Engineering. उसके बाद 2 साल एक मल्टीनेशनल में हमने काम किया मैंने। और ट्रेडिशनली मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मन में एक हमेशा से वो था कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ नया प्रोडक्ट लेके आना है। तो काफ़ी मार्केट रिसर्च करने के बाद, ऐसे प्रोडक्ट्स देखने के बाद जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और हम यहाँ बनाया जा सकता है जिन प्रोडक्ट को, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए फिर मैंने इस आइडिया पे क्लोज करा। तो राघव जी मुझे उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए जो आप यहाँ पे बनाते हैं, और सबसे पहले उस प्रोडक्ट जो आपका हीरो प्रोडक्ट है, जिससे आपसे सबसे ज़्यादा जो आपका सेल्स आता है। सर मेजरली हम लोग डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स बनाते हैं। हमारा प्रोडक्ट एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ होता है रेडी टू ईट इंडस्ट्री के अंदर। जिस भी प्रोडक्ट में वेजिटेबल्स की नीड होती है रेडी टू ईट में, तो वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ही हमसे परचेज़ करते हैं। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज़ कैरेट। This is dehydrated carrot. So when you put this into the hot water, it turns into the natural carrot. Okay. So basically soup mixes, noodles वगैरह के अंदर जब भी veggies रहती है, तो when you start cooking it into the hot water, this turns into the normal carrot. और हमारी रेवेन्यू का कितने परसेंट इससे आता है? Around 30% is from carrot. Okay. This is one of our major product. And after this, this is beans. Basically French beans है ये. सो एनीथिंग गेट्स स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। हमने इसको ड्राई करके इसका मॉइस्चर बिलो 7% कर दिया है। Okay. तो उससे जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ करता है उसको शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है प्रोडक्ट में। और जब हम जैसे मैगी 2 मिनट नूडल्स होता है, तो 2 मिनट में जब गर्म पानी डालता है तो ये रिहाइड्रेट होकर एकदम नेचुरल वेजिटेबल्स हो जाते हैं। Okay. वी ऑल्सो हैव अराउंड 30% रेवेन्यू फ्रॉम फ्रेंच बीन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो डू कैबेज। दिस इज कैबेज, डिहाइड्रेटेड कैबेज. So we have around 16% revenue from dehydrated cabbage. लवली। तो ये 3 आपके मेन प्रोडक्ट्स हो गए। Exactly. ओके। और कुछ नया आप कर रहे हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं? Sure, we are working on many more products. हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक्सपेंशन करा था, तो उसमें हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स का डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। Okay. तो इट्स स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। और कौन से फ्रूट पर आप काम कर रहे हैं? हम लोग पपाया पे मेनली काम कर रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स का ट्रेंड बढ़ा है, जैसे म्यूसली हो गया, उसके अंदर डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स का रिक्वायरमेंट ग्रो हुआ है। तो उसमें पपाया, एप्पल और इनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो उन कंपनीज के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। राघव जी, हम जहाँ पे खड़े हैं आपकी फैक्ट्री पे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपने कब शुरुआत की और यहाँ पे ये कितना बड़ा है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया है? सर ये हमने 2014 में स्टार्ट करा था। बेसिकली हमने एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2014 को इनकॉर्पोरेट करा था सावलिया फूड्स को, और ये लैंड उसी में है। दिस इज़ अ फ्री होल्ड लैंड। अराउंड 56,000 स्क्वायर फीट का लैंड है और 35,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है। तो वी स्टार्टेड विद दिस फैसिलिटी। दिस इज़ फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड इवेंचुअली आवर इनिशियल प्रोडक्शन वॉज अराउंड 3.5 to 4 metric tons per day. With time we expanded and right now we are having a capacity of 1,500 metric ton per year. And recently we've also set up a new facility. Okay. So this is our cold storage and electric drying facility. तो यहाँ हम लोग नए फ्रूट प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स के लिए हमने ये नया फैसिलिटी अभी स्टार्ट किया। और अपना जो पुराना वाला जो यहाँ पे ये सेटअप है वो बॉयलर से ड्राइंग होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक से ड्राइंग होता है। एग्जैक्टली। सो इसका एडवांटेज ये है कि जो बॉयलर बेस्ड ड्राइंग है
उसमें एक हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल का पर डे रिक्वायरमेंट रहता है, और इलेक्ट्रिक बेस्ड ड्राइंग के अंदर अगर कुछ रॉ मटेरियल हमें कम क्वांटिटी में भी अवेलेबल है, जैसे फ्रूट्स जनरली कम क्वांटिटी में रहते हैं, तो उसका एडवांटेज हमें यहाँ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लाउड नॉइज कमिंग इन, तो हम आपको फैक्ट्री की टूर करा देंगे, बट बाकी का इंटरव्यू हम राघव जी के ऑफिस में करेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ये सर प्री प्रोसेसिंग लाइन है हमारा, अभी कैरेट प्रोसेस हो रहा है। वन टाइम पे हम एक ही वेजिटेबल कर सकते हैं, सीजनैलिटी के हिसाब से हम प्रोसेस करते हैं। ये अभी कूलिंग कन्वेयर है, आफ्टर ब्लांचिंग प्रोडक्ट कूल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर आ गया है। ये डी वाटरिंग हो रहा है सर, जो पानी आ गया साथ में वो डी वाटर हो रहा है, और फिर ये ड्रायर पे फीड हो रहा है। ये हमारा ड्रायर है। राघव जी थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे से मुझे पूरी फैक्ट्री दिखाई। थोड़ा सा सर आप बताइए इसमें क्या जो मशीन हमने देखे, कुछ स्पेशल मशीन्स जो आपके पास हैं उसके बारे में बता सकते हैं? हमने जब 2014 में स्टार्ट किया था, उसके बाद वी हैव डन अ लॉट ऑफ R&D एंड वी हैव कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड द प्रोसेस, और हमने काफ़ी मशीन्स में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा। और अभी हमारे पास जो डाइसर्स है, बेसिकली डाइसर्स आर द मशीन्स यूज्ड टू कट द वेजिटेबल्स, तो वो सारे इंपोर्टेड है। वी हैव डाइसर्स फ्रॉम जर्मनी, वी हैव डाइसर्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा जो हमारे पास वॉशिंग लाइन है, हमारे पास जो डिस्टोनिंग की लाइन है कैरेट के लिए, वो भी सारी नेदरलैंड से एक कंपनी है ऑलराउंड, उनके थ्रू बनाई हुई है, सो वी हैव इम्पोर्टेड इट फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल आर इक्विपमेंट्स आर स्टेनलेस स्टील। सो बेसिकली फूड इंडस्ट्री में एक वो रहता है कि आपका जितना भी इक्विपमेंट है, इफ़ इट्स स्टेनलेस स्टील, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है वो। तो एंड फर्दर वी आर ऑल्सो इन द IPO वी गिवन द न्यू कैपेक्स, तो उसके अंदर हमने जो मशीनरीज दी है, ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेड मशीनरी। सो दिस लाइन दिस कैपेक्स वी आर डूइंग इज completely using the imported machinery। ओके, और टोटल हमारा अगर मैट्रिक टन में बात करें तो 1500 मैट्रिक टन का कैपेसिटी है जी। हमारा टोटल डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 मैट्रिक टन। ओके, और हमने कोल्ड स्टोरेज भी अभी देखा, तो कोल्ड स्टोरेज का कैपेसिटी कितना है हमारा? We can store around 2000 metric ton fresh vegetables into cold storage, and we also use the cold storage to store our produced like dehydrated vegetables। ओके, और कोल्ड स्टोरेज में हम रॉ मटेरियल भी स्टोर कर रहे हैं और Yes. फिनिश गुड भी स्टोर कर रहे Yes, हैं। yes। कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश आपने कब किया? वी स्टार्टेड कोल्ड स्टोरेज इन 2023। तो बेसिकली आप हमारा बिजनेस समझेंगे तो डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स में मेन रॉ मटेरियल होता है वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। नाउ इंडिया में जो मेन हार्वेस्ट पीरियड है हर टाइप की वेजिटेबल्स का, वो है नवंबर से मई तक का। तो मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर डबल क्वांटिटी पे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। वी प्रोसेस द रॉ मटेरियल साइमल्टेनियसली, वी स्टोर द रॉ मटेरियल इनटू कोल्ड स्टोरेज। So cold storage has helped us to increase our number of production days, and eventually after 2023 that has caused us to increase our revenue and also increase the profitability percentage। और आप कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इसमें? 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है उसमें। ओके, ऑलराइट। मैंने ये भी नोटिस किया आपके प्रेजेंटेशन में कि आप US FDA का आपने सर्टिफिकेशन करा के रखा हुआ है। थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं, क्या ये सर्टिफिकेशन कितना चलेगा, कितने टाइम, कितना ड्यूरेशन इसका रहता है? So we are US FDA approved. We are currently also exporting to US, and our certificate is valid for 1 year. Every year it gets renewed. But since we are into B2B business, we are not directly selling it to the retailers in US. The audit and other part is not necessary from US FDA. So our certificate is renewable, and every year it gets renewed. We just need to pay the fees and it gets renewed. आप
आपके पास अगर आपको अपनी प्रोडक्ट्स यूके में एक्सपोर्ट करनी है या साउथ ईस्ट एशिया या गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट करनी है या और कहीं पे एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको किस तरह के लाइसेंस लगेंगे? क्या आपके पास वो ऑलरेडी है? आपके प्लान क्या है फ्यूचर में इसमें? सर हमने जो अभी नया सेटअप किया है तो बेसिकली इट्स द ऑल इलेक्ट्रिक प्लांट, एंड उसके साथ हम आईपीओ में अभी कैपेक्स में सोलर पावर के लिए भी कैपेक्स कर रहे हैं। तो यूरोप में बेसिकली ग्रीन प्रोडक्ट का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। एनी प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑल ग्रीन एनर्जी, लाइक इफ वी आर नॉट यूजिंग बॉयलर, देयर इज नो पोल्यूशन, देयर इज नो एयर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी इन टर्न सोलर से जनरेट कर रहे हैं। तो द एंटायर प्रोडक्ट गेट्स एलिजिबल फॉर द ग्रीन सर्टिफिकेट। So that way our product is marketable in Europe, and plus we will fetch better prices than the conventionally dried product, क्योंकि यूरोप में जो भी वेंडर्स है उन लोगों को गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है कि आप मेजरली ग्रीन प्रोडक्ट यूज़ करें टू सेव ऑन द कार्बन क्रेडिट। सर हमने आपकी प्रोडक्ट्स अभी जो देखी, अगर मैं रेवेन्यू के हिसाब से देखता हूँ तो आपने बोला मैक्सिमम आपका जो सेल्स हो रहा है वो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स से हो रहा है, तो कुछ अपने कस्टमर के बारे में बताएंगे कि किस तरह के कस्टमर है, कैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उस कस्टमर के साथ? सो मेजरली हम जिन लोगों को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर्स है। ऑल दी मल्टीनेशनल्स दोज जो प्रोड्यूस करते हैं एफएमसीजी गुड, लाइक रेडी टू ईट नूडल्स हो गया, रेडी टू ईट सूप्स हो गए, तो उन लोगों के साथ वो हमारे इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स हैं। वन ऑफ आवर लार्जेस्ट कस्टमर इज़ आईटीसी। सो बेसिकली वी सप्लाई देम इंग्रेडिएंट्स जो वो यूज़ करते हैं सनफिश चीपी नूडल्स में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग। जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ही इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दे इम्पोर्ट इन बल्क फ्रॉम अस एंड देन दे सप्लाई टू देयर वेंडर्स, जो भी उनके वेंडर्स है जो वहाँ पे प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं मटेरियल को। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गिविंग इट टू द ट्रेडर्स। लाइक हम लोग जो कंटेनर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी वो करंटली बल्क कंटेनर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट देयर आर कस्टमर्स इन अदर कंट्रीज जिनको कम क्वांटिटी में मटेरियल लगता है। तो देयर आर पीपल इन इंडिया जो हमारे कस्टमर्स है जो स्मॉल क्वांटिटी में डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट को मर्ज करके सिंगल कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं। तो वी हैव सच कस्टमर्स ऑल्सो। तो अगर मैं आपके साथ बात करके जो समझा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल कस्टमर आर मेनली आपके जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें इंटरेस्टेड है, और आपके जो ट्रेडर्स हैं यहाँ के डोमेस्टिक ट्रेडर्स है वो आपकी जो फ्रेश प्रोड्यूस जो है जो कोल्ड स्टोरेज में आप स्टोर करते हैं उसमें वहाँ पे सेल्स आपका ज़्यादा रहता है। So basically after the cold storage we got an opportunity to get into the fresh market as well. Before that we were not doing any fresh product ka sale. Cold storage has helped us in having an opportunity to get more margin. What we do is during the harvest season we store raw materials into the cold storage as well. Now after the harvest season is completed we have an opportunity, we have that calculation कि up to what price उनको प्रोसेस करके डिहाइड्रेटेड फॉर्म में बेचना या उसको वॉश करके डायरेक्ट मंडी में सप्लाई करना, ट्रेडर्स को सप्लाई करना, हमें मैक्सिमम मार्जिन कहाँ मिल रहा है। सो दैट वे वी डिसाइड एंड दैट्स द प्ले आफ्टर 2023 दैट हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट इन मैक्सिमाइजिंग आवर प्रॉफिट। तो सर थोड़ा सा यूनिट प्राइजेस की बात कर लेते हैं, अगर तो ये वाला पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए। तो हम डिहाइड्रेटेड कैरेट वर्सेस वॉश्ड कैरेट की बात करते हैं, तो क्या प्राइजेस रफली मिलती है, हम कैसे अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू मैक्सिमाइज करते हैं, वो थोड़ा सा अगर समझाएंगे। सो बेसिकली वी परचेज कैरेट अराउंड 8 to 10 रुपीज़ पर केजी जो हम रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं, और वही जब हार्वेस्ट सीजन में हम जो प्रोडक्शन के लिए कैरेट डिहाइड्रेटेड फॉर्म में बनाने के लिए जो कैरेट परचेस करते हैं वो होता है 4 से 5 रुपये केजी का। अब अप टू 10 रुपीज़ का जो कैरेट हमने स्टोर किया है प्लस जो हमारा स्टोरेज का एक्सपेंसेस है उसके ऊपर अराउंड अगर 15 रुपीज़ प्लस का हमें फ्रेश का मार्केट मिलता है तो हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हम उसको वॉश कैरेट के फॉर्म में सेल कर दें। अप टू 15 रुपीज़ इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ हमारा डिहाइड्रेटेड कैरेट का मार्जिन ज़्यादा होता है, एंड आफ्टर दैट वी गेट द मोर मार्जिन इनटू सेलिंग द फ्रेश कैरेट। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड। और सर एक्सपोर्ट का अगर हम देखते हैं तो हमारा परसेंटेज अभी लास्ट नंबर्स में थोड़ा कम रहा है, तो उसका रीज़न क्या है, और आगे चल के क्या आप एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं या आप डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं?
So the export market depends on the international prices. Now जितने भी हमारे products है उसमें China is one of the biggest manufacturer. So the export depends on the international prices and also the domestic prices. If we export material only when we are getting better prices in the export and better margins in the export. Right now जो अभी scenario है, Indian prices are more than the export prices. Hence we are more concentrated on the domestic customers. But with the recent changes, with the new Trump policies, they are implementing a lot of import duties on China. So the export demands and inquiries have increased, and eventually I think that we will start getting more margins in the export. So we are basically concentrating on both the fields. सो सर हमारे इन्वेस्टिंग में एक फ्रेमवर्क है, उसको बोलते हैं गार्प या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। जिस तरह से आप अपना एक्सपोर्ट के बारे में समझा रहे हैं, मुझे वही वाला लॉजिक समझ में आ रहा है कि हाँ, आप एक्सपोर्ट तब करेंगे जब आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा मार्जिन मिलेगा, तब आप एक्सपोर्ट करेंगे। वरना आप डोमेस्टिक में जहां पे आपको बेटर मार्जिन मिल रहा है, बेटर रेवेन्यू मिल रहा है, वहां पे आप फोकस करना चाहते हैं। जी एग्जैक्टली वही हमारी स्ट्रैटेजी है। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स जो हम यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको कोई इंपोर्ट करता है तो इंडियन इंपोर्ट ड्यूटी इज 33%। सो बेसिकली if anybody imports from China and sells it, they can't beat our prices because there is an import duty of 30%. So that's an advantage of having a local facility. ओके थोड़ा सा सर, एज अ इन्वेस्टर अगर जब हम कंपनी को एवेल्युएट करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या है। तो आपके कंपनी में वी सी दैट पर्टिकुलर पॉइंट की, तो आप उसको कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, आप और नए कस्टमर कैसे ला सकते हैं कि जैसे आपका कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो कम हो जाए? सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली अभी मल्टीनेशनल्स के लिए है। तो आप इवेंचुअली जब देखेंगे द ग्रोथ ऑफ रेडी टू ईट इंडस्ट्री या रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स विद ग्रोइंग जेन जी जो आ रहा है, दे डोंट वांट टू कट चॉप एंड पील द वेजिटेबल्स एट होम। दे वांट कि रेडी वेजिटेबल्स में लाऊं और उसको मेरी कुकिंग प्रोसेस में यूज़ कर लूँ। तो वंस द रिटेल डिमांड्स कम्स इन, अभी हमारा पूरा प्रोडक्ट और पूरा शिफ्ट B2B है। वंस द रिटेल डिमांड कम्स इन, जो इवेंचुअली आएगा बिकॉज मार्केट उस तरफ ग्रो हो रहा है कि सबको सीधा सीधा चाहिए। वंस द रिटेल डिमांड कम्स इन, I think that the customer base will increase automatically and we can also launch our own brand, we can launch our own retail product जो उस वे में हमको हेल्प करे। ओके तो सर हमारे टोटल कस्टमर कितने होंगे रफली? अराउंड लास्ट ईयर वी ऑल्सो डिड बिजनेस ऑफ वॉश्ड कैरेट, तो उसके कारण हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो लास्ट ईयर देयर वाज अराउंड 84 कस्टमर्स, 84 to 85 कस्टमर्स टोटल। और रफली एवरेज कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या रहेगी कस्टमर के साथ? हम जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं वो मेनली डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स के लिए करते हैं। वॉश्ड कैरेट में हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखते क्योंकि उस वॉश्ड कैरेट प्रोडक्ट का इवेंचुअली जो मेन प्रॉफिट आता है वो तभी आता है जब आपको मार्केट का प्राइस शॉक मिले। डिहाइड्रेटेड में हम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि एक हमारा पूरा वर्किंग करा हुआ है कि हमें इतने मार्जिन पे ही बेचना है उसको। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मेनली डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का होता है। हर हार्वेस्ट, जैसे हमारा फरवरी में कैरेट का प्रोडक्शन चलता है तो फरवरी में कैरेट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, नवंबर में बीन्स का प्रोडक्शन चलता है तो नवंबर में बीन्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड आई वुड से दैट कॉन्ट्रैक्ट साइज इज अराउंड 8 to 10 crores पर प्रोडक्ट। ओके हमारे कितने एम्प्लॉयज है, कितने ऑन रोल है वर्सेस कितने कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे ये चेंज होता है H1 H2 सीजनल के हिसाब से, थोड़ा बता सकते हैं? So we have around 25 fixed employees. We don't have any contractual employees. हमारे पास 25 फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ है और उसके अलावा हम लोग डेली वेजेस पे लेबर्स, जो डेली वेजेस अनस्किल्ड लेबर्स है उनको हायर करते हैं। और जो हमारे फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ है वो इवेंचुअली जैसे जैसे काम बढ़ रहा है तो वी आर हायरिंग एंड वी आर बिल्डिंग आवर स्ट्रॉन्ग टीम। थोड़ा रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि आप कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं? सर मेनली हमारे रॉ मटेरियल में हमको कैरेट लगता है, कैबेज लगता है, फ्रेंच बीन्स लगती है। तो कैरेट एक ऐसा क्रॉप है जो हमारे, आप जैसे मेरे फैक्ट्री बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, आसपास पूरा फार्म लैंड है, तो हम लोग कैरेट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। नाउ दिस अश्योर्स अस कि सर्टन क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल का एक प्राइस फिक्स हो गया है। अगर प्राइस तेज होता है या मार्केट में क्रॉप फेल हो जाती है तो उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा रॉ मटेरियल कवर्ड रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी बाय फ्रेंच बीन्स, वी बाय कैबेज।
तो वी सोर्स देम फ्रॉम डिफरेंट मंडीज, लाइक वी सोर्स देम फ्रॉम अमृतसर, वी सोर्स देम फ्रॉम छिंदवाड़ा, वी सोर्स देम फ्रॉम नासिक, and there are different belts. We also source French beans from Hyderabad, Telangana, and then we source it from Bangalore. So depending on the prices of various places कि कहाँ सस्ता है, कहाँ से हमें ट्रांसपोर्टेशन के साथ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, वहाँ से हम सोर्स करते हैं। Okay. क्या हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं? जी, कैरेट का हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। और रफली तो कितना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा प्रोड्यूस आता होगा? I would say around 30% of the raw material, the entire usage जो कैरेट हमको लगता है, 30 to 35% we cover through the contract farming. ओके। और सर ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी सीजनल प्रोड्यूस होते हैं, तो आप कैसे अपनी फैक्ट्री को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे यूज़ करते हैं? So that's where the expansion का जो नीड लगा था हमें 2023 में कोल्ड स्टोरेज का, हम लोग हार्वेस्ट सीजन में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट करते हैं, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं और उसको स्टोर करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो दिस हैज़ हेल्प्ड अस इन इंक्रीजिंग आवर नंबर ऑफ प्रोडक्शन डेज टू यूटिलाइज मोर, एंड हेंस द रेवेन्यू एंड एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज फ्रॉम लास्ट 2 years. ओके। और सर सीजनलिटी क्या रहेगी? हमें H1 में ज़्यादा हमारा सेल्स होता है या H2 में ज़्यादा सेल्स होता है हमारा? हमारा सेल्स मेनली आता है सर नवंबर टू मार्च के अंदर, और हमारा मेन प्रोक्योरमेंट, मेन परचेस भी रहता है फरवरी टू मार्च के अंदर। तो जब हम मार्च एंड में होते हैं तब हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री होता है, बिकॉज दैट इज द पीरियड व्हेन वी हैव द कंप्लीटली फिल्ड कोल्ड स्टोरेज एंड द कंप्लीट प्रोडक्शन में जो भी हमारे पास स्पिल ओवर क्वांटिटी है, जो हमने प्रोडक्शन करते हुए सप्लाई कर दी क्लाइंट को, उसके अलावा जो एक्सेस प्रोडक्शन हम करते हैं फॉर फर्दर सप्लाई, वो भी पूरा स्टॉक रहता है। तो इसलिए मार्च का जो इन्वेंट्री है वो कंसिडरेबली हायर साइड पे रहता है। और 2023 से पहले जब आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं था तब आप क्या करते थे? हम स्टोरेज तब भी करते थे, हमारा खुद का डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स भी हमको स्टोर करना रहता था, तो हम आउटसोर्स करते थे, बाहर हम रेंटेड प्लेस पे कोल्ड स्टोर रहते थे, और उसमें फिर हमारा कॉस्ट रेंट का भी लगता था, मटेरियल को वापस लाना, मटेरियल को वापस से अनलोड करना, लोड करना। तो वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंट। हमने शुरुआत में जब बात की थी प्रोडक्ट में, आपने बोला था कि आप कुछ नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं ग्रोथ आप कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे, क्या आपको लग रहा है कौन सी प्रोडक्ट आगे चल के जैसे कैरेट आपका 30% रेवेन्यू अर्नर हो गया है, फ्रेंच बीन्स आपका 30% रेवेन्यू अर्नर हो गया, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट लग रहे हैं जो आपको आगे चल के काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ और फोकस दे सकता है? अभी आप देखेंगे सर तो इंडियन मार्केट में ब्रेकफास्ट सीरियल्स इज वेरी मच इन ट्रेंड। द सेल्स ऑफ ऑल द ब्रेकफास्ट सीरियल्स आर गोइंग अप। ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मेजर प्रोडक्ट्स यूज होते हैं डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, एंड रिसेंटली वी सेट अप अ लाइन फॉर दैट। सो एंड डिहाइड्रेटेड फ्रूट इज कंपेरेटिवली अ कॉस्टली आइटम। हमारा बीन्स is the most costly item. It sells around 290 to 300 rupees per kg. Now, if I go into dehydrated foods, that sells around 550 to 600 rupees per kg. So that way, we think that our future revenue growth will come from the dehydrated foods majorly. तो अगर सेम टनेज भी आप करते हैं, लेट्स से अज्यूम 2026 में 2027 में, तब भी आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाएगी। Exactly. अगर अभी आज पपाया नहीं है, आगे चल के पपाया का लार्जर शेयर आ सकता है। Exactly. अंडरस्टूड। हमें जो नई प्रोडक्ट्स आप जैसे ट्राई कर रहे हैं, आपने बोला कि आप ड्राई बीटरूट के बारे में कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट है? So majorly our exports जो हम कर रहे हैं that is into pet food industry. इंडिया में उतना डिमांड नहीं है पेट फूड का, बट यूएस में देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर पेट फूड। सो पेट फूड के अंदर बीटरूट इज वन ऑफ द वेजिटेबल्स, देन वी हैव स्वीट पोटैटो, देन देयर इज पम्पकिन। इन तीनों वेजिटेबल्स का काफ़ी डिमांड है डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। सो वन ऑफ आवर क्लाइंट जिनको हम अभी ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली शेयरिंग अस डिमांड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, and we are developing new products, sharing the samples to them, and hoping for the best how it works out. तो सर हम जब फैक्ट्री देख रहे थे तो मैंने वहाँ पे सॉर्टिंग मशीन देखा, जहाँ पे हम कुछ ए ग्रेड का मटेरियल निकाल रहे हैं, कुछ अलग अलग दूसरे मटेरियल निकाल रहे हैं अलग सेम कैरेट्स में ही। तो उसके बारे में बता सकते हैं कहाँ पे कौन सा मटेरियल जाता है? तो सर इन प्रोसेस क्या होता है, हीट के कारण मटेरियल कलर चेंज करता है, तो हम लोगों ने कलर सॉर्टर्स लगा के रखा है, जिसमें जो इन प्रोसेस जो मटेरियल थोड़ा डार्क इन कलर या ब्लैकिश हो जाता है, दैट गेट्स रिमूव्ड,
and the all orange material gets moved ahead. So the A grade material goes to the ready to eat industry because that's for human consumption, and जो rejection निकलता है वो pet food industry में जाता है. ओके थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर सकते हैं सर आप इतने सालों से इस मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं आपको कैसा आउटलुक दिख रहा है स्पेशली इन द डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट तो सर फ्यूचर इज वेरी गुड बिकॉज रिसेंटली आप देखेंगे देर आर लॉट मेनी ब्रांड्स कमिंग इनटू रेडी टू ईट इंडस्ट्री और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी चल रहा है मतलब देर आर पीपल हु मेक ब्रांड्स and then they want some stable supplier to do contract manufacturing. So we are associated with few of the companies who are into this field also, contract manufacturing. So we supply material to them. And apart from that, our vision is also that we want to become a complete one-stop solution for the ingredient needs of a ready-to-eat industry. So we further want to expand into other kind of vegetables like dehydrated में तो हम कर ही रहे हैं उसके अलावा फ्रीज ड्राइड वेजिटेबल्स हो गया फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गया एंड देन पोटैटो फ्लेक्स सो दिस इज आवर एंटायर विजन टू बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एंटायर इंग्रेडिएंट नीड ऑफ अ रेडी टू ईट मैन्युफैक्चर सो अगर मैं उस पर थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि फ्रीज ड्राइड या फिर फ्रोजन में बात कर रहे थे तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्न हो गया मटर हो गया या पीज हो गए और कौन से प्रोडक्ट आपके जहन में जो आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं अपने So if we talk about freeze dried vegetables, so if we undergo that expansion, we can go into sweet corn, we can go into garden peas, and then we can also do strawberries. And freeze dried का एक advantage ये है कि freeze dried हमारे लिए एक ready to eat एक्सपेक्ट भी खोलता है हम ready to eat products डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं रिटेल मार्केट के लिए खुद का ब्रांड डेवलप कर सकते हैं हम गवर्नमेंट से थोड़ा जो अगर सपोर्ट देखते हैं तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम शुरू की है कोल्ड स्टोरेज एस्टैब्लिश करने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी बेनिफिट्स दे रही है आपको ऐसे कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं या वी गॉट अन सब्सिडी फॉर आवर कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से हमें सब्सिडी मिला था और हम जो फर्दर एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी मध्य प्रदेश के अंदर इट्स अ वेरी गुड स्कीम इज गोइंग ऑन देयर इज 40% कैपिटल सब्सिडी अप टू नो लिमिट सो इफ आई अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर से 50 crores and 40% is around 20 crores. So 20 crores I'll receive as a capital subsidy. सर हमारा जो बिजनेस है थोड़ा सा रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है तो अगर आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा डिहाइड्रेटेड कैबेज में आवर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिड्यूस्ड इन 2024 तो वो क्यों हुआ था So sir, in all our products, only one of the product ऐसा है जो हमें readily लोकली अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जितनी प्रोडक्ट्स है वो हम बाहर से सोर्स करते हैं तो कैबेज में अगर कभी कोई क्रॉप ऐसा होता है जो एंटायरली फेल हो जाए मतलब कोई अवेलेबिलिटी ना हो तो दैट विल अफेक्ट आवर रेवेन्यू बट टू ओवरकम दैट वी आर डेवलपिंग आवर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो भी हम कर रहे हैं और उसमें अभी हमने कैरेट का ही स्टार्ट किया है अदर वेजिटेबल्स वी आर नॉट डूइंग सो इवेंचुअली इन फ्यूचर वी विल कीप expanding our portfolio into that also. We'll do contract farming for cabbage as well and French beans also. So that will help us to cover all three products. और क्या यही रीजन था कि सिमिलर इन द सेम ईयर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर का हमारा शेयर थोड़ा कम हुआ था Yeah, because our dehydrated goes to the institutional customers and उसमें एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू कम हुआ तो इवेंचुअली सारे इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला ओके और सर ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है बट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा हमारा डिप आया था 2025 में it was mainly because of the prices it's mainly because of the prices and also if I get a better price locally then I'm not that much interested in exporting because I'm getting better margins locally. Okay. तो सर हम अगर अभी थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इस बार मार्च 25 में हम ने क्या नंबर्स अचीव किए हैं we've done a turnover of around 34.2 crores and our PAT is around 6.86. और सर क्या ग्रोथ के हमारे क्या फोकास्ट है हम कैसे कितने परसेंटेज से आप अपने आप को बढ़ते हुए देख सकते हैं सो इफ यू कंपेयर 23-24 and 24-25 we have almost 43% growth in that and if we take that expansion that I've spoken about अगर हम फ्रीज ड्राइड और फ्रोजन वेजिटेबल्स में जाते हैं तो दिस नंबर कैन रियली शूट अप ड्रास्टिकली इन नेक्स्ट 1 to 2 years. ओके ऑलराइट सर हमारा जो पैट मार्जिन है वो काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है हमने पहले अगर मैं समझता हूँ कि 2023 में जब हमने कोल्ड स्टोरेज किया उसकी वजह से हमारा काफ़ी मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ अभी आप सोलर करना चाहते हैं
उससे भी आपका बॉटम लाइन काफ़ी इंप्रूव होगा। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके प्रॉफिट मार्जिन पे? आप कितना बढ़ सकते हैं, कितने परसेंटेज आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बढ़ सकते हो? सो प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली हमने जितना भी अभी तक हर बार इंक्रीज करा है, इट्स बाय कंटिन्यूसली मेकिंग एफर्ट्स टू डू एवरीथिंग इंडिजिनियसली लाइक इन हाउस। हमने पहले हम बहुत सारा काम जॉब वर्क करवाते थे 14 15 15 16 में। वी परचेज इन हाउस सॉर्टर्स to get it done here itself. So we are continuously working on that, and that will help us in continuously maintaining this percentage of profits. Right now in the capex we've given, like we are hiring X-ray sorters. So X-ray sorters basically will cut down on our labor cost, because हमें जो अभी hand sorting करना पड़ता है वो हम मशीन के थ्रू करेंगे, तो that will save us on the labor cost. So that way that will also save us on the rejections of the material. When we supply to institutional material, sometimes due to foreign material, some lots gets rejected. So if we have an X-ray sorter, so that percentage will also get reduced and increase our margins. तो सर, जो हमारे वैल्यू इन्वेस्टर रहते हैं, जो फंडामेंटल देखते हैं काफ़ी, उनको रिटर्न रेशियोज देखना पसंद होता है, और आपकी कंपनी के रिटर्न रेशियो देख के मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका आरओई और आरओसी काफ़ी अच्छा है। तो इसका रीज़न बता सकते हैं? सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज, हमने प्लान जब स्टार्ट किया था उसके बाद कंटिन्यूसली एक सर्टन अमाउंट में कैपिटल को इन्फ्यूज करते रहे। हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहे, और उसके कारण हम हर छोटे छोटे स्पेस में हमने हमारा रेवेन्यू ग्रोथ बरकरार रखा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम बढ़ाते गए। हमारे जो एक्सपेंसेस थे, जो हमें बाहर आउटसोर्स करना पड़ती थी चीज़ें, जो प्रोसेसेस हमें आउटसोर्स करना पड़ती थी, वो सब हमने इन हाउस डेवलप कर ली। उससे हमारा टर्न अराउंड टाइम भी कम हो गया। मतलब जो एक कैपिटल का टर्न अराउंड टाइम होता है मटेरियल बनने से लेके उसके बिकने तक और उसका रेवेन्यू आने तक, वो कम हो गया। उससे हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग्स हो गई। हमारा टोटल अभी जो हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दैट वे आई थिंक वी आर गेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी। तो सर, अगर अब थोड़ा डेट के बारे में बात करते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि हमारा पहले 8 करोड़ का डेट था, लॉन्ग टर्म डेट, जो हमने थोड़ा सा रिपे कर दिया, 6 करोड़ का हो गया, और सडनली वो बढ़ के 11 करोड़ के आसपास हो गया है। तो आप लॉन्ग टर्म डेट के बारे में आगे क्या करना चाहते हैं? So basically, in the IPO proceeds, we have also given an object to repay our long-term debt. Around 5.4 crores का हमारा secured debt है, so that we are repaying. And the growth in debt is because of growth in the working capital and the capex. जो हमारा recently एक जो हमने capex करा था 2023 में, तो अराउंड 4 करोड़ का डेट तो उसी टाइम पे हमारा डेवलप हुआ था। तो दैट वे द डेट हैज इंक्रीज्ड। थोड़ा सा ट्रेड रिसीवेबल के बारे में अगर देखते हैं, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल में थोड़ा सा जंप देखा गया है। हमने 2.8 करोड़ से सीधा हम 16.72 करोड़ तक पहुंचे थे। तो रीज़न क्या है सर इसमें? इतना हमारा ट्रेड रिसीवेबल क्यों है, और ये कितना उसका एजिंग रहेगा रफली? सो बेसिकली हमारा जो मैंने आपको बताया, हमारा प्राइम सीजन रहता है नवंबर से लेके मार्च तक का, और उसमें भी हमारा मैक्सिमम सेल का जो परसेंटेज आता है वो आता है फरवरी और मार्च में। अगर मैं इसी साल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का रेवेन्यू फेब और मार्च में ही करा है हमने। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डेवलप सम न्यू क्लाइंट्स, जहाँ हमें थोड़ा क्रेडिट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, बट हमें प्राइजेस बेटर मिल रहे हैं। तो हेंस दी जो रिसीवेबल्स है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है। एंड अगर हम एजिंग के बाद में बात करें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द रिसीवेबल्स इज लेस देन 90 days। ओके, लवली। थोड़ा सर आईपीओ फंड यूसेज के बारे में बता दीजिए कि आप आईपीओ के बाद जो पैसा आएगा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सो आईपीओ में हमने ऑलमोस्ट 7 करोड़ का कैपेक्स दिया है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर वो कैपेक्स करेंगे, और एक पूरा सेकेंडरी पैकेजिंग लाइन लगाएंगे, जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा, प्रोडक्ट टू रेवेन्यू का जो साइकिल है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा हमने 10 करोड़ का दिया है वर्किंग कैपिटल के अंदर। So that will again help us in procuring the raw material at cheaper prices, because once there is the availability of capital, I can bargain, I can get cash discount. So that way we will get cheaper raw material. And we've also put an object for repaying of our term loan, 5.4 crores.
So currently we are having a cash outflow of around 12.5 lakhs because of that term loan. So that entire 2.5 lakhs will come into our extra cash. So that again will make us healthy company. Okay. और सर आप रूफटॉप सोलर जी। इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उससे कितना आपके मार्जिन पे इम्प्रूवमेंट आएगा? सो आर एग्जिस्टिंग जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम मैक्सिमम 150 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर लगा सकते हैं. सो दैट विल गिव अस एन बेनिफिट ऑफ अराउंड 2 lakhs पर मंथ. इट्स नॉट दैट बिग अ बेनिफिट, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट से बात करें तो हमारा अराउंड 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट है. तो वी आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ अराउंड 36% ऑन दैट. और सर ये आपको जो सोलर से पावर जो जनरेट होने वाला है, ये आपको बेस्ट में आप स्टोर करेंगे या डायरेक्टली ऑन ग्रिड में वापस आप ग्रिड में दे देंगे, और जो नेट मीटरिंग जो कंसेप्ट रहता है उससे आपको So फायदा in होगा? Madhya Pradesh the net metering is still going on. So basically the power consumed का जो rate है और power supplied का जो rate है वो same रहेगा. We don't need to give any discount to the discom or anything. So that way the benefit that we are getting is around 6.5 rupees per unit of the unit generated. ओके सर, अगर हम अपना पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो हम प्राइम फ्रेश को वहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, तो हाउ कितना कंपैरेबल है प्राइम फ्रेश अपने कंपनी से? So Prime Fresh basically deals into the fresh vegetables. They don't have any value addition of dehydrated vegetables. So I would say कि जो हमारा fresh vegetable का part है वो Prime Fresh से जरूर comparable है, but हमारा जो dehydrated vegetables का part है that is not comparable to Prime Fresh. Okay. And our major business is dehydrated vegetables only. ओके, ऑलराइट. तो सर जो हमारे इन्वेस्टर आपको सुन रहे हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई वुड से दैट हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फील्ड है. हमारी डिमांड्स जो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड्स है वो मार्केट में कंटिन्यूसली ग्रो होना है. और हम लोग एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं. हम लोगों को ये कैपेक्स करके रुकने का कोई मन नहीं है. हम आगे अराउंड 60 crore का एक और प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं. As soon as the IPO comes, we are in process to acquire land to develop a new project where we will develop more products, like we will get into freeze dried space, we will get into frozen space, and उसके अलावा potato flakes का भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो currently stack up chips के लिए as a raw material use होता है. So basically our vision is to become a one stop solution for all kind of vegetables, freeze dried, frozen, dehydrated and flakes. Raghav ji, thank you very much for giving us a tour of your factory and taking us through detail of the business as well as your future look का. तो सर मैं आपको बहुत ही मैं विश करता हूँ कि आपका IPO एक अच्छा सा सक्सेसफुल है. गाइज जस्ट वांट यू लेट यू नो कि ये हम एक एजुकेशनल इनिशिएटिव के थ्रू कर रहे हैं. हम IPO रोड शो में उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो आपको अपने फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में बता सके, आपको एक मौका मिल सके. और हम चाहते हैं कि अगर आप IPO में अप्लाई करते हैं या आप अप्लाई नहीं करते, वो आपका डिसीजन हो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं. विद दैट गाइज हम जब IPO लॉन्च होगा तब एक बार फिर से रणवीर जी के साथ यूट्यूब लाइव इवेंट में आपके साथ आएंगे. आपके पास एक मौका रहेगा उनसे बात करने का, अपने सवालों के जवाब देने. तो विद दैट we'll end this particular session here. Thank you very much.